क्लास 10th एसएससी के जनता, तो तुम्हें पता है केमिस्ट्री में इस साल तुम्हारे लिए मोल कॉन्सेप्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। कई बच्चों को ये डिफिकल्ट भी लगता है और इसी चैप्टर को आसान करने के लिए हम लोगों ने बैक बेंचर सीरीज 2.0 में ऑलरेडी मोल कॉन्सेप्ट को पहले पार्ट में कवर कर लिया है, जहां पर हम लोगों ने मोल के सारे बातों को डिटेल में समझा था। अब आज के वीडियो में मोल कॉन्सेप्ट का सेकंड पार्ट अपन कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन और हम लोग कवर करेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन के साथ स्टोइकियोमेट्री, गेलू-सैक्स लॉ, जो कि खुद हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो स्कूल एग्जाम हो चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये फटाफट टॉपिक कवर करेंगे। मैं हूं तुम्हारा केमिस्ट्री का मेंटर प्रभात, और जिस तरह से तुम लोगों ने अपना लव और अफेक्शन दिखाया हुआ है बैक बेंचर सीरीज 2.0 को, ये लगातार कंटिन्यू रखना, ताकि हम तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर पाए तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के अंदर, तुम अपना बेस्ट स्कोर अचीव कर पाओ, उसमें हम तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे। और बिना कोई टाइम वेस्ट करे सीधे स्टार्ट करते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे में। मैं लेकिन इससे पहले एडवाइस करूंगा तुम्हें, अगर तुम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट का पहला पार्ट कवर नहीं करा है तो ये मेरी एडवाइस होगी, पहले वो पार्ट जरूर कवर कर लो, उसका थोड़ा बहुत यूज यहां पर आता रहेगा। बाकी अगर तुम्हें आता है तो कोई टेंशन ही नहीं, हम लोग पूरा कवर करते हुए चलते हैं। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन दरअसल में निकाला जाता है किसी कंपाउंड का, अगर फॉर्मूला हमें दे रखा है तो उस कंपाउंड के फॉर्मूले की हेल्प से कैसे उसके अंदर प्रेजेंट किसी एलिमेंट का हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसे मैं एग्जांपल से बताता हूं, ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है, मैं क्लासरूम में भी कई बार देता हूं कि हम सब लोगों ने खिचड़ी तो कभी ना कभी खाई है। अब खिचड़ी बनती है दाल और चावल के मिक्सचर से, ऐसे ही कंपाउंड्स बनते हैं अलग अलग एलिमेंट के मिक्सचर से, मतलब अलग अलग एलिमेंट को कंबाइन करने पर। तो जिस तरह से अगर मैं आपको बता दूं कि हमारे पास लेट्स से 500 ग्राम खिचड़ी है, अब एक खिचड़ी को बनाने के लिए हम लोगों ने 300 ग्राम चावल लिया था, बहुत सस्ता आता है, और 200 ग्राम दाल ली थी जो कि थोड़ी सी महंगी आती है। तो इसको 300 और 200 ग्राम मिलाकर हमने 500 ग्राम खिचड़ी बनाई है। तो अब बताओ इस खिचड़ी में दाल का परसेंटेज कितना है और चावल का परसेंटेज कितना है। तो यार जितने बच्चे थोड़ी बहुत भी मैथ जानते हैं उन्हें पता है कि परसेंटेज कैसे निकलेगा। दाल का परसेंटेज निकालने के लिए दाल का मास जो कि 200 था, उसे टोटल खिचड़ी के मास से 500 से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जिस तरह से खिचड़ी दाल और चावल के कॉम्बिनेशन से बनती है, इसी तरह से कोई कंपाउंड जो होता है वो अलग अलग एलिमेंट के कॉम्पोजिशन से बनता है या अलग अलग एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो जिस तरह से आप खिचड़ी में दाल और चावल का परसेंटेज निकाल पा रहे थे, बिल्कुल आइडेंटिकली, बिल्कुल सेम मेथड से आप किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूले की हेल्प से उस कंपाउंड में प्रेजेंट अलग अलग एलिमेंट्स का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल सकते हो। और वहीं से ये फॉर्मूला बनता है कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन अगर आपको किसी एलिमेंट का निकालना है कंपाउंड में, तो आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट का मास लेना होगा और वो कंपाउंड में जितनी बार आया है उसका टोटल मास लेंगे और डिवाइड कर देंगे मास ऑफ कंपाउंड से इनटू 100। इससे हमें किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज मिल जाएगा इन अ गिवन कंपाउंड। अब ना ये फॉर्मूला सुनने में काफी बोरिंग सा लगता है, एक्चुअल में फॉर्मूला परसेंटेज से ही बना है। जैसे अभी मैंने आपको दाल चावल एग्जांपल से बताया, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मैं कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का परसेंटेज निकालना चाहता हूं, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का परसेंटेज अगर मैं निकालना चाहूंगा तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में मास ऑफ कार्बन कितना है। जैसे खिचड़ी के एग्जांपल में अगर मुझे दाल का परसेंटेज निकालना था तो मैंने दाल का मास न्यूमरेटर में लिया था, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में अगर मुझे कार्बन का मास निकालना है तो मैं टोटल मास ऑफ कार्बन को न्यूमरेटर में लूंगा, और क्योंकि टोटल चीज जो कार्बन डाइऑक्साइड है मुझे उसका मास डिनोमिनेटर में लेना पड़ेगा। अब इससे मिलेगा फ्रैक्शन, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का कितना मास है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एक ही एटम है, तो जो एक एटम ऑफ कार्बन का मास होगा वही यहां पर टोटल मास ऑफ कार्बन भी आएगा, विच इज 12। और टोटल मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, तो वो हो जाएगा हमारा यहां पर कार्बन की वजह से आएगा 12, और एक ऑक्सीजन का होता है 16, दो ऑक्सीजन की वजह से आ जाएगा 32। टोटल बना हमारा 44 इंटू 100। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, लेट से हम लोगों ने इसको 4 से डिवाइड करा तो 3 आ गया, यहाँ पर 11 आ गया, तो 300 अपॉन 11% आएगा। अब ऑब्वियसली ये कुछ हमारा रिकरिंग डेसिमल में आ जाएगा, हम उसको निकाल सकते हैं बड़े आराम से। इस तरह से परसेंटेज ऑफ कार्बन आ गया। अब मान लो CO2 में मैंने आपसे कह दिया परसेंट ऑफ ऑक्सीजन बताओ, तो आप बिल्कुल सेम फॉर्मूला लिख सकते हो, बट कार्बन की जगह ऑक्सीजन लिखोगे कि मास ऑफ ऑक्सीजन इन CO2, तो वो तो 32 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 44 इंटू 100 करोगे और आप इस परसेंटेज को निकाल लोगे। बट यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि यार जैसे हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में हमने कार्बन का परसेंटेज ऑलरेडी निकाल लिया है, और कार्बन डाइऑक्साइड में बस दो ही एलिमेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो अगर हमें कार्बन का परसेंटेज पता है और ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन का निकालने का एक और तरीका हो सकता है कि भाई इन दोनों को मिला के पूरे कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो 100 बनना चाहिए था, तो 100% में हम माइनस कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन,
जो कि हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। तो इस तरह से भी हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। टोटल क्वांटिटी 100 मानकर किसी भी के एक का पता है, दूसरे का निकाला जा सकता है। इस तरह से परसेंटेज कॉम्पोजिशन हम कैलकुलेट करते हैं। इतना ही सिंपल है परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करना। ऐसे ही अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो होता है उसकी हेल्प से हम दरअसल में एम्पेरिकल फॉर्मूलाज बनाते हैं। अब एम्पेरिकल फॉर्मूलाज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज क्या होते हैं पहले ना डिटेल में समझते हैं, फिर ये देखेंगे कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन से हम एम्पेरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर कैसे पहुंचते हैं। अब देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वर्ड तो सबने सुना होता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट जितनी बार आए हैं उसको रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल्स को या उसको रिप्रेजेंट करने वाले फॉर्मूला को ही कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं, जिससे हमें मॉलिक्यूल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो सब लोगों को याद है वो H2O। और जैसे हम बोलते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2 है, तो हमें बड़े अच्छे से समझ में आ जाता है कि वाटर के एक मॉलिक्यूल को बनाने में 2 यूनिट हाइड्रोजन की लगेंगी, 1 यूनिट ऑक्सीजन की लगेगी, और इसी के अकॉर्डिंग वो अपने मास को भी कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर 2 यूनिट हाइड्रोजन लगी है एक वाटर मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, तो हाइड्रोजन का मास 2 टाइम्स लेना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 2 यूनिट्स, और ऑक्सीजन एक बार आया है तो उसका मास हो जाएगा ऑक्सीजन के 1 यूनिट मास के बराबर, विच इज 16। तो इस तरह से हम लोग मॉलिक्यूल के फॉर्मूले से बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही हमारे पास एक टर्म होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, और इससे समझते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या चीज होता है। तो इन सिंपल वर्ड्स, कभी भी किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला अगर आप उसमें आने वाले एटम्स और एलिमेंट के सिंपलेस्ट रेशियो में लिख देते हो या सिंपलेस्ट नंबर ऑफ रेशियो में लिख देते हो, उसे ही उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बोला जाता है। तो याद रखना कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है। अगर मैं एक एग्जांपल से बताऊं तो इसका क्लासिकल एग्जांपल मैं ले सकता हूं ग्लूकोज। हम लोगों को भले ही केमिस्ट्री में ना पता हो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, बट फोटोसिंथेसिस में बायो में पढ़ पढ़कर हमें याद हो गया है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। अब अगर आप ध्यान से देखो, इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के फॉर्मूले में कार्बन 6 बार आ रहा है, हाइड्रोजन 12 बार आ रहा है और ऑक्सीजन 6 बार आ रहा है। तो अगर मैं ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखना चाहता हूं, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला में मुझे इन सारे एटम्स को इनके सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना पड़ेगा। अब इन सारे एटम्स को सिंपलेस्ट रेशियो में लिखे कैसे, हमें ये तो पता चल गया एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में जितनी भी एलिमेंट्स आए हैं उनके नंबर्स को सिंपलेस्ट रेशियो में लिख दो, तो वो एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। बट ये सिंपलेस्ट रेशियो निकाले कैसे, तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा काम करना होता है। कोई भी कंपाउंड में कोई एटम जितनी बाहर आ रहा है उन सबका आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लो और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से इन सबको डिवाइड कर दो, ये सब सिंपलेस्ट रेशियो में आ जाएंगे। तो 6, 12 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 6 ही होगा, क्योंकि 6 वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन सबको एक साथ डिवाइड कर सकता है। 6 इन दोनों 6 को भी डिवाइड कर देगा, 12 को भी डिवाइड कर देगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाने के लिए आप किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूले में जो एटम जितनी बार आए हैं उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से सबको डिवाइड कर दो। तो अगर मैं 6 से इन सबको डिवाइड करूंगा तो कार्बन एक बार आएगा, और हम एम्पिरिकल फॉर्मूला में अगर कोई एलिमेंट एक बार आया है तो उसे लिखते नहीं है, तो हम बस C लिख देंगे। अंडरस्टूड होगा कि C एक ही बार आया है। हाइड्रोजन को 6 से डिवाइड करेंगे तो 12 हाइड्रोजन है, 6 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। 6 ऑक्सीजन है, उसे 6 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। 1 लिखते नहीं है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज हमारा बन जाएगा CH2O। इस तरह से हम बड़े आराम से कोई भी एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो पहले एक दो एम्पिरिकल फॉर्मूला और निकालते हैं, फिर अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है C4H6O2। हमारे पास ये कंपाउंड है C4H6O2। अब मुझे इस कंपाउंड का दरअसल में एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, अगर मुझे यहां पर एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है तो कैसे निकलेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो मैं इन सारे नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से इसको डिवाइड कर दूंगा। तो इन 4, 6 और 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी वो सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करेगा वो 2 होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा C आएगा 2 बार, हाइड्रोजन आएगा 3 बार और ऑक्सीजन 1 बार आएगा, तो उसे 1 बार लिखने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है उससे बड़े आराम से एम्पिरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, पर यहीं पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा, कई बार हमारे पास मान लो जैसे ये कंपाउंड आया CuSO4, अब मैंने कहा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ। अब मैंने आपको दिया है यहाँ पर CuSO4 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और पूछ लिया है एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए इस कंपाउंड में जो एटम जितनी बार आया है उसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से सबको डिवाइड करोगे। तो कॉपर के साथ कोई नंबर नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे, सल्फर के साथ कोई नंबर नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे, और ऑक्सीजन के साथ नंबर लिखा हुआ है 4। तो इसका मतलब है कॉपर 1 बार आया, सल्फर 1 बार आया और ऑक्सीजन आया 4 बार।
तो अब 1, 1 और 4 का अगर मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी वो सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, तो 1, 1 और 4 को सबसे बड़ा नंबर जो एक साथ डिवाइड कर सकता है वो है 1। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही आ रहा है, और 1 से अगर किसी को भी आप डिवाइड करोगे तो वापस से वही सारे नंबर आ जाएंगे। तो कुछ ऐसे कंपाउंड हमारे पास ऑलरेडी होते हैं जो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले से ही होते हैं, आप उन्हें फर्दर और ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और क्योंकि आप इन्हें फर्दर और ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उन कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है और जो क्या नाम है एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, ये दोनों सेम आते हैं। और कई बार ना इस पर एक लॉजिकल क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि यार अब देखो आजकल ना मतलब हमारे बोर्ड्स, मतलब ये बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है कि हमारा बोर्ड अब थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन पेपर बनाने लगा है। मतलब मुझे अच्छे से याद है हमारे टाइम पर, मतलब जब मैंने अर्ली 2000 में अपना बोर्ड एग्जाम वगैरह दिया था, खास मैं तो वैसे यूपी बोर्ड से हूँ, तो भी बहुत सारा जो चीजें हैं वो डेफिनेशन बेस्ड रहती थी, डेफिनेशन हैवी रहती थी। ऐसे नहीं कि न्यूमेरिकल नहीं आते थे ऑब्वियसली, लेकिन डेफिनेशन हैवी ज्यादा रहता था। तो कई बार हम बस रट्टा मार के अपना काम चला लेते थे, और अच्छे नंबर हमारे बैच में बहुत सारे लोगों के सिर्फ रट्टा मारने की वजह से आ जाते थे। बट अब बोर्ड बहुत सारे चेंजेस कर रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अब वो कर क्या रहे हैं, बहुत सारे जो आपको टॉपिक पढ़ाए गए हैं उन्हीं के अंदर से लॉजिकल क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो पूछते हैं, ताकि आप सिर्फ मेयरली चीजें रट के अपना काम ना चलाओ, आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना भी आना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो अब वो कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वही थोड़ा सा हम दिमाग चलाते हैं। वो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कई बार बच्चों को लगता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला हमेशा सेम कंपाउंड के अलग अलग होंगे। जैसे ये इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये उसी का एम्पिरिकल फॉर्मूला है, अलग अलग है। ऐसे ही हम लोगों ने ग्लूकोज के लिए भी चेक करा था कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है ग्लूकोज का वो अलग आता है और एम्पिरिकल फॉर्मूला अलग अलग आता है। तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, इस तरह के एग्जाम्पल प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और वो टीचर क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या मेरे भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला कभी भी ऐसा हो सकता है कि सेम हो जाए, कभी भी ऐसा हो सकता है कि सेम हो जाए। तो जिन बच्चों को बस ये एग्जाम्पल रटे होते हैं उन्हें लगता है ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसका भी अलग आया है, ग्लूकोज का भी अलग आया है, तो कभी भी एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर कोई भी बच्चा लॉजिकल दिमाग लगाएगा तो उसे पता होगा कि अगर मान लो कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें ऑलरेडी जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, अगर वो अपने सिंपलेस्ट रेशियो में ऑलरेडी हैं और ज्यादा उन्हें सिंप्लीफाई नहीं करा जा सकता, तो ऐसी केसेस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम आ जाएगा। अब यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ते हुए चलते रहनी पड़ेंगी। इन्हीं सारी चीजों से आप बहुत अच्छे लेवल पे अपनी पढ़ी हुई चीजों पर दिमाग लगाना सीख पाओगे, और एक बार वो आ गया तो आपके लिए पढ़ाई बहुत ही मतलब इजी हो जाएगी, ट्रस्ट में। ठीक है, मतलब मैं भी ना जब स्टूडेंट था तो मुझे बहुत सारी चीजें डिफिकल्ट लगती थी, बट नोटिस करो ये सबके साथ होता है। मतलब जितने भी टीचर आज आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, चाहे वो आपके स्कूल के टीचर्स हो, चाहे आपके कोचिंग के टीचर्स हो, या ऑनलाइन जैसे हम जैसे लोग हो, तो हम सब ऐसा नहीं है कि अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत ही एकदम धाकड़ बच्चे हुआ करते थे और हमें सब कुछ आता था और ऐसा हम सारा दिमाग लगा लेते थे। बट जब हम लोगों ने इन टॉपिक्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ा, समझा कि इनके साथ और कैसे कैसे नए नए मैनिपुलेशन करे जाते हैं, तो ये टॉपिक हमें और बेटर आने लगा, तभी हम आप तक कन्वे करने लगे वो सारे टॉपिक। तो ऐसे ही अगर आप थोड़ा सा इन पे दिमाग लगाओगे तो अपने आप आपको इंटरेस्ट एक तो आने लगेगा, और एक बार इंटरेस्ट आने लगा ना, किसी चीज में इंटरेस्ट आने लगा, तो भाई फिर आपके लिए पढ़ाई बहुत ईजी हो जाएगी। फिर तो आप बड़े आराम से नई नई चीजें खुद से कर पाओगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट एक टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं जो हमें न्यूमेरिकल सॉल्विंग में काफी हेल्प करेगा, विच इज कॉल्ड एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। जैसे मॉलिक्यूलर मास होता है या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास होता है मॉलिक्यूल्स के सारे एटम्स का टोटल मास, बिल्कुल वैसे ही एम्पेरिकल फॉर्मूला मास दरअसल में सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस होता है इन द एम्पेरिकल फॉर्मूला। जैसे एग्जांपल के तौर पे ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला आया है CH2O। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल दिया मैंने, ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो अगर मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालना है ग्लूकोज का, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ऑफ ग्लूकोज, तो मैं क्या करूंगा, मैं इन सारे एटम्स के मास को जोड़ दूंगा। अब ग्लूकोज के एम्पेरिकल फॉर्मूले में कार्बन एक बार आया है तो एक कार्बन का मास लेंगे, हाइड्रोजन दो बार आया है तो दो हाइड्रोजन का मास लेंगे, और ऑक्सीजन एक बार आया है तो एक ऑक्सीजन का मास लेंगे। तो 12 2 14, और 14 और 16 को जोड़ दिया तो आ गया 30। तो हमारे ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हो जाएगा 30। पर अगर ग्लूकोज का मैंने आपसे मॉलिक्यूलर मास पूछा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एम मास भी लिख सकते हैं, तो उसके लिए इन सारे एटम का मास जोड़ना पड़ेगा। तो 6 बार कार्बन एटम का मास जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो एक कार्बन का मास होता है 12, तो 6 का मास निकालेंगे तो 12 चंग 72, मतलब 72 आ जाएगा। प्लस हमारे पास ऐसे ही 12 हाइड्रोजन है,
एक हाइड्रोजन का मास एक होता है तो 12 हाइड्रोजन का मास आ जाएगा 12। 6 ऑक्सीजन का मास, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 16 6 96, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 96। सबको जोड़ोगे तो 96 और 12 हो गया तुम्हारा 108, 108 और 72 को जोड़ा तो 180, 180 हो जाएगा। तो इस तरह से हम मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो याद रखना, मॉलिक्यूल के फॉर्मूले से जो मास निकलता है उसे मॉलिक्यूलर मास बुलाते हैं, और जब उस मॉलिक्यूल के फॉर्मूले को सिंपलेस्ट रेशियो में एम्पिरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो एम्पिरिकल फॉर्मूला से जो मास आता है उसे हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला मास बुलाते हैं। ठीक है, अब यार देखो, तुम लोगों ने एक बात समझी होगी, मतलब हालांकि ये भी मैं अपने स्टडी कैसे करें और कैसे आपको अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम में लाने हैं, इन सब के ऊपर जब हम स्ट्रैटेजी वीडियो या फिर स्टडी कैसे करते हैं ये सारे वाले वीडियो बनाते हैं, जो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग देखते ही होंगे, तो उसमें हर टीचर, चाहे आप मेरा वीडियो देखो, चाहे विशाल सर का वीडियो देखो, चाहे रचित सर का वीडियो देखो, चाहे रिया मैम का वीडियो देखो, या यूट्यूब पर या ऑनलाइन किसी भी क्रिएटर का वीडियो देखो, वो आपको एक बात बताएंगे कि किसी भी टॉपिक को अगर आपको कमांड करने किसी भी टॉपिक पर, तो उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट मेथड होता है एक्टिव रिकॉलिंग करना। एक्टिव रिकॉलिंग करना एक ऐसा मेथड है जो आपको बाकी बच्चों से अलग बनाएगा किसी भी टॉपिक पर कमांड करने के लिए। क्या होता है एक्टिव रिकॉलिंग? एक्टिव रिकॉलिंग में हम लोगों ने जो चीज पढ़ी होती है वो थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद हम रिकॉल करते हैं ताकि वो हमारी कोर मेमोरी में और ज्यादा अच्छे से बैठ जाए, और जब हमारे दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी तो यार आपका दिमाग अपने आप में एक तरह का सीपीयू है, जो इंफॉर्मेशन अगर आपके दिमाग में है तो उसे अच्छे से प्रोसेस कर लेगा, बशर्ते आपका सीपीयू एकदम अपडेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी i11 का टाइम चल रहा है और आप डुअल कोर पे ही काम कर रहे हो, तो आपको उसे अपडेट करते रहना पड़ेगा। तो एक्टिव रिकॉलिंग वाली बात मैंने अभी क्यों छेड़ी, चलो एक्टिव रिकॉल करके देखते हैं। आज ही हमने अभी 15 मिनट में जो पढ़ा है उसमें से कितनी बातें हमें रिकॉल है, तो वो प्रैक्टिस से करेंगे अपन। मान लो मैंने आपसे कह दिया हमारे पास एक कंपाउंड है मीथेन। अब मीथेन में परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हमें बताना है, क्या आएगा? निकाल सकते हो तुरंत? अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो तुरंत इसको पॉज करो और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि यार परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या आ रहा है। एक्टिव रिकॉलिंग करते हुए चलेंगे, तो आई गेस आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, तब तक मैं अपना आंसर आपको बताते हुए चलता हूं। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि यार पॉज करके सॉल्व करके बताना, ताकि एक्टिव रिकॉलिंग साथ में होती रहे। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर अपने को निकालना है तो अपन क्या निकालेंगे? मास ऑफ हाइड्रोजन इन CH4। अब CH4 में सारे हाइड्रोजन 4 हैं तो चारों का मास लेना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंप्लीट CH4 इनटू 100। तो एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है मीथेन में, तो इसका मास आ जाएगा 4। टोटल मास ऑफ मीथेन, तो कार्बन का मास 12 आएगा, हाइड्रोजन का मास 4 आएगा, तो टोटल मास आया 16 डिवाइडेड बाय 16 इनटू 100। इसको इससे कैंसिल आउट करा, 4 आया, 4 से 100 कैंसिल आउट हुआ, 25 आ गया। तो यानी हाइड्रोजन का जो कंट्रीब्यूशन है वो पूरे मास का 25% है मीथेन के अंदर। और ऐसा नहीं है कि ये मीथेन के बस एक मॉलिक्यूल में है, मीथेन का दुनिया में कितना भी सैंपल हो, कितना भी, डजंट मैटर, 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम 50 किलो 100 किलो 1000 किलो या पूरे अर्थ के मास के बराबर मीथेन कहीं पर हो। और सुन के चौंकना मत, हमारे स्पेस में कई सारे ऐसे गैस जाइंट्स हैं जहां पर मीथेन भर कर रखी हुई है, भर कर, मतलब बहुत ज्यादा है मीथेन। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी मीथेन हमारे पास है, डजंट मैटर कितनी है, उस मीथेन के टोटल मास का हमेशा 25% हाइड्रोजन होगा और बचा हुआ 75% हमेशा कार्बन होगा, क्योंकि यूनिवर्स के लॉज यही बोलते हैं कि जब भी मीथेन बनेगा उसमें कार्बन अपना 75% कंट्रीब्यूट करेगा मास वाइज और हाइड्रोजन 25% कंट्रीब्यूट करेगा मास वाइज। तो आई गेस एक्टिव रिकॉलिंग से ये वाली बात आ गई। ऐसे धीरे धीरे मैं बीच बीच में कराता रहूंगा ताकि टॉपिक खत्म होते होते हमारा उस टॉपिक पर अच्छा सा कमांड भी हो जाए। और ऐसे ही एक्टिव रिकॉलिंग मैं प्लान कर रहा हूं बहुत जल्दी कि एंकी एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है जिस पर हम लोग एक्टिव रिकॉलिंग के लिए फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं। तो मैं वो धीरे धीरे बना रहा हूं, पर मुझे 9, 10, 11, 12 सबके लिए बनाना होता है तो कई बार थोड़ा सा मैं डिले हो जाता हूं। तो जैसे ही वो बन जाते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो आप एंकी पर ही वो एक्टिव रिकॉलिंग अलग अलग टॉपिक्स की बड़े आराम से कर सकते हो। और आपको वो चाहिए तो अपना अप्रिशिएशन दिखाना पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दो कि एंकी फ्लैश कार्ड्स तुम्हें चाहिए, मैं बनाकर तुम्हें दे दूंगा। बस वो एप्लीकेशन अपने फोन पर, फ्री ऐप है बिल्कुल, ठीक है, तो आप अपने एप्लीकेशन पर अपने फोन पर या फिर आप ब्राउजर पे चला सकते हो, बड़े आराम से आप उसको लगातार रिवाइज कर सकते हो। बहुत बढ़िया टूल है एंकी, मैं तो बहुत यूज करता हूं उसे अलग अलग चीजों को रिकॉल कराने में, खासतौर पे 11, 12 में आपके बड़े भैया और बड़े भैया दीदी लोग को जिनको जेई नीट जैसे एग्जाम करने हैं और उनको तो ऐसी बहुत सारी चीजें मेमोराइज करनी होती है। ठीक है,
चलो फटाफट नेक्स्ट आ जाता है यार कि अगर हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला पता चल गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल गया, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करें? तो एम्पेरिकल फॉर्मूला में अगर हम एक n फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल आता है। अब कैसे आया, ये क्या सेंस है मेरे बच्चे? अरे यार तो देखो एक बात समझो ना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाता है। पर दिक्कत ये है कि अगर मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो मैं कैसे निकालूं? तो ये मत कहना कि अरे सर उसी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से जिससे हमने डिवाइड करा था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं कर पाएंगे यार, क्योंकि मान लो अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि हमारे पास कोई एक रैंडम कंपाउंड है और उसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है CH, तो बताओ उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? तो अगर मैंने एम्पेरिकल फॉर्मूला दे दिया और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ लिया तो इसके तो बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H2 आएगा, अगर आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6 C3 कहां गया C3H3 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करो C4H4 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करो C5H5 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करो C6H6 आएगा। तो हमें क्या पता कि कौन से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में बात कर रहे हैं और क्या इनमें सारे फॉर्मूला एग्जिस्ट भी करेंगे कि ऐसा बस नंबर हमने लिख दिया और पता लगे कंपाउंड ही एग्जिस्ट ना करता हो। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाना तो बड़ा आसान है, बट अगर सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो इतना आसान नहीं है, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत के नाम पे हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा ये मेरे बच्चे n फैक्टर। तो कभी भी एम्पेरिकल फॉर्मूला में n फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एटम जिस नंबर से, जिस n से मल्टीप्लाई होगा उससे मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पर सवाल ये है ये n फैक्टर कैसे पता चलेगा? तो इस n फैक्टर के लिए आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है तो उससे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लोगे और आपको क्वेश्चंस के अंदर मॉलिक्यूलर मास दिया जाएगा उस सब्सटेंस का। तो अगर आपको सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास पता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास पता है, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो n फैक्टर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने बोला था इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें निकालना है, और मैंने बता दिया कि इस कंपाउंड का जिसका मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है और एम्पेरिकल फॉर्मूला CH है, इसका मॉलिक्यूलर मास है 78। तो बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? तो हम सबसे पहले निकालेंगे n क्या हो जाएगा? जो भी हमारे सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास है डिवाइडेड बाय जो भी उसके एम्पेरिकल फॉर्मूला से मास आएगा। तो अब दोनों निकाल लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास हमें दे रखा है 78, एम्पेरिकल फॉर्मूला से मास कितना आएगा? तो एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH, कार्बन से आया 12, हाइड्रोजन से आया 1, तो ये मास बना 13। तो 78 डिवाइडेड बाय 13, 13 6 जा 78 होता है, तो n की वैल्यू आ गई 6। अब n की वैल्यू 6 आ गई तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दरअसल में एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय n करके आता है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें दे रखा है CH, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 का तो आंसर आ जाएगा C6H6। कई बुक्स के अंदर ये फॉर्मूला n जो मल्टीप्लाई करके लिखा गया है वो सामने मल्टीप्लाई में नहीं लिखा होता, बल्कि कुछ इस तरह से लिखा होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला होल n, ताकि आप इस n को नीचे से मल्टीप्लाई करो। जैसे n6 आ गया तो सबस्क्रिप्ट में n मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कई बार बच्चों को लगता है सर सामने से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सामने से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ऐसे बनेगा C6H, ये तो कोई कंपाउंड ही नहीं होता, कंपाउंड तो ये होता है C6H6। तो मेयरली ये बस लिखने की बात होती है, आपको पता है ये जो एटम है वो आपको नंबर्स में मल्टीप्लाई करना है और नंबर हमेशा फॉर्मूले में आप सबस्क्रिप्ट में ही लिखोगे। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कई बुक्स क्या करते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला के नीचे होल n इस तरह से लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे सबस्क्रिप्ट में ही मल्टीप्लाई करना है। अब आपकी मर्जी, आप ये करोगे तो भी चलेगा, ये करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें इस चीज से मतलब है, ये बस सही निकालना। तो इस तरह से हम एम्पेरिकल फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमें n की वैल्यू पता है। उसके लिए हमें बस मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए कंपाउंड का। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और समझ लो, कई बार जब हम गैस सब्सटेंसेस के साथ काम करते हैं, जैसे मीथेन गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई और ऐसी बहुत सारी गैसेस हो गई, तो इन गैसेस के मॉलिक्यूलर मास का इन गैसेस की वेपर डेंसिटी के साथ एक रिलेशन होता है। जैसे पानी अगर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है तो इसकी कोई डेंसिटी होती है, ठीक है। ऐसे ही जब हमारे पास गैसेस या कोई भी सब्सटेंस गैस फॉर्म में है तो उसकी भी कोई डेंसिटी होती है गिवन प्रेशर और टेम्परेचर पर।
तो जो भी उस गैस की गिवन प्रेशर और टेम्परेचर पे डेंसिटी होती है उसे ही हम अक्सर उसे बुलाते हैं वेपर डेंसिटी। तो अगर आपको किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी पता है तो उसका डबल हमेशा मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। तो कई बार आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर जो डेटा दिया होगा एन निकालने के लिए वो मॉलिक्यूलर मास का नहीं दिया होगा बल्कि वेपर डेंसिटी का दिया होगा। और आप याद रखना किसी भी गैस के लिए जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो उसकी वेपर डेंसिटी का, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग वीडी लिख सकते हैं, उसका डबल आएगा हमेशा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वेपर डेंसिटी है वो दरअसल में हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कंपेयर करी जाती है। एक मिनट देना, मैं आपको बता देता हूं वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास हमेशा इस तरह से क्यों आते हैं। क्योंकि वेपर डेंसिटी जो होती है वो दरअसल में होती है डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, और ये दोनों हमें लेने होते हैं सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे। अब सेम टेम्परेचर प्रेशर पे जब हम लेते हैं तो डेंसिटी ऑफ गैस का जो फॉर्मूला आ जाता है वो आता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और ऐसे डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन निकालोगे तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होगा। टेम्परेचर प्रेशर सेम होने की वजह से कई बार इनके मोल सेम रहते हैं तो वॉल्यूम भी सेम रहता है, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसल आउट हो गया। तो वेपर डेंसिटी किसी भी गैस की अगर निकलती है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू वेपर डेंसिटी निकलती है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन हम सबको पता है 2 होता है, 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो वेपर डेंसिटी इनटू ट्वाइस हमेशा गैस के मॉलिक्यूलर मास के बराबर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमेशा काम करता है। किसी भी गैस के मॉलिक्यूलर मास का अगर आपको वैल्यू निकालना है तो उसकी वेपर डेंसिटी का डबल होता है। तो इस तरह से इस फॉर्मूले की हेल्प से मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, और आपको अगर मॉलिक्यूलर मास मिल गया तो मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करो तो आपको n फैक्टर मिल जाएगा और हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो फिर अब देखते हैं कि इस पर्टिकुलर आइडिया पर जो हमने परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ा है, इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो इस पर क्वेश्चन अक्सर ऐसे आएंगे कि आपको डेटा दिया होगा कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन टोटल मास का 32% है, ऑक्सीजन 42.63% है, नाइट्रोजन 18.66% है और हाइड्रोजन 6.7% है। इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ। तो इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला बताने के लिए आपको एक प्रॉपर टेबल बनानी पड़ती है और उसे 1 बाय 1 आपको सॉल्व करना होता है। तो यही टेबल मैंने आपके लिए बना रखी है और मैं इसको बता रहा हूं कि आप कैसे सॉल्व करोगे। बस आप इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना, सोल्यूशन बड़ा सिंपल होता है। तो कुछ ऐसी टेबल बनकर आएगी। सबसे पहले हमें उस टेबल के पहले कॉलम में उन सारे एलिमेंट्स को लिखना होगा जिसकी हेल्प से हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है या जो कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। जैसे इस एग्जांपल में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हमने कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का डेटा लिख लिया। फिर इस टेबल के सेकंड कॉलम में हमें इन सारे एलिमेंट्स का जो परसेंटेज मास दे रखा है हम उसका डेटा नोट कर लेंगे। कार्बन दिया है 32%, हमने 32 लिख दिया। परसेंटेज साइन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम बता रहे हैं कि हम परसेंटेज बाय मास ही ले रहे। ऑक्सीजन का परसेंटेज था, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दी, नाइट्रोजन के परसेंटेज की न्यूमेरिकल वैल्यू और हाइड्रोजन के परसेंटेज की न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दी। इसके बाद थर्ड कॉलम में इन सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास लिख देंगे। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1। शुरुआत के जो 3 कॉलम है इस टेबल में, ये तो बस डेटा रिप्रेजेंटेशन है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। पहले सारे एलिमेंट लिख दिए, फिर उनका परसेंटेज और फिर उनके एटॉमिक मासेस। याद रखना एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस नहीं। पता लगे आप ऑक्सीजन का 32 रख दो O2 की वजह से, नाइट्रोजन का 28 रख दो N2 की वजह से, एटम के मास रखने हैं। फिर इसके बाद आप निकालोगे मोलर रेशियो। मोलर रेशियो में आप परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दोगे हर पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। कार्बन के लिए 32 को 12 से डिवाइड करा, ऑक्सीजन के लिए 42.63 को 16 से डिवाइड करा, नाइट्रोजन के लिए 18.66 को 14 से डिवाइड करा, हाइड्रोजन के लिए 6.17 को 1 से डिवाइड करा। ये वाला डिवीजन तो आपको पता है 6.71 ही बन जाएगा। बाकी सारे डिवीजन आप क्रॉस चेक कर लेना। कार्बन के लिए डिवाइड करोगे तो ये 2.67 आएगा, ऑक्सीजन के लिए डिवाइड करोगे 2.66, लगभग 2.67 ही आ रहा है, और हाइड्रोजन नाइट्रोजन के लिए डिवाइड करोगे 1.33 आ रहा है। तो आपको इस तरह के मोलर रेशियो मिल जाएंगे सॉल्व होकर। इसके बाद हमें निकालना होता है सिंपलेस्ट मोलर रेशियो या सिंपलेस्ट रेशियो। आप मोलर वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहते हो तो सिंपलेस्ट रेशियो भी बोल सकते हो। तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, मोलर रेशियो में कोई ना कोई ऐसा नंबर आएगा जो सबसे छोटा होगा। जैसे हमारे लिए वो नंबर है 1.33। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वही अक्सर हमारा क्या होता है, HCF होता है।
तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो HCF है उससे सबको डिवाइड कर देंगे। जैसे याद करो ग्लूकोज के लिए HCF 6 आ रहा था, जो ग्लूकोज के फॉर्मूले में सबसे छोटा नंबर था। तो ऐसे ही यहां पर इनमें जो सबसे छोटा नंबर है वही इनका HCF होता है। तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए HCF से सबको डिवाइड कर देंगे। तो 2.67 को 1.33 से डिवाइड करा तो 2 आ गया, 2.66 को 1.33 से डिवाइड करा 2 आ गया, यहाँ पर 1 और यहाँ पर लगभग 5.04 आ रहा है। तो अगर डेसिमल के बाद 0 आ रहा है तो उसको राउंड ऑफ करके आप सीधे नंबर में लिख दो कि ये 5 है, ठीक है। 0.04 आप नेग्लेक्ट कर सकते हो बड़े आराम से। तो जैसे ये नेग्लेक्ट करोगे हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएंगे, 2, 2, 1 और 5। कार्बन का सिंपलेस्ट रेशियो 2 आ रहा है, ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट रेशियो 2 आ रहा है, नाइट्रोजन का सिंपलेस्ट रेशियो 1 और हाइड्रोजन का 5। यानी ये जो भी कंपाउंड है, इस कंपाउंड का अगर मैं सिंपलेस्ट रेशियो में फॉर्मूला लिखे तो कार्बन 2 बार आएगा, ऑक्सीजन 2 बार आएगा, नाइट्रोजन 1 बार आएगा और हाइड्रोजन 5 बार आएगा। और सिंपलेस्ट रेशियो का इस्तेमाल करके ही बनता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो अगर मैं कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना चाहता हूं तो उसमें कार्बन 2 बार आएगा, ऑक्सीजन 2 बार आएगा, हाइड्रोजन 5 बार आएगा। तो मैंने हाइड्रोजन लिख दिया तो मैं उसे 5 बार लिख देता हूं। ऑक्सीजन 2 बार आएगा और नाइट्रोजन 1 बार आएगा। तो ऑक्सीजन को 2 बार लिखेंगे, नाइट्रोजन को 1 बार लिखना है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, आप जरूरी नहीं है कि ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन है तो इसी ऑर्डर में आप लिखो। अगर मैंने गलती से हाइड्रोजन पहले लिख दिया था तो मैंने हाइड्रोजन को भी लिख सकता हूं पहले, इससे कोई गड़बड़ नहीं होगी, इसे एक्सेप्टेड माना जाएगा। आप चाहो तो लाइन से ही लिख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला परसेंटेज की हेल्प से निकाल सकते हो, बस ये टेबल बना के। तो आई एम बड़ी श्योर ये चीज बहुत ही सिंपल से लेवल पर आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अपनी कहानी को आगे बढ़ाएं तो नेक्स्ट चीज जिसे हम स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग फटाफट बात कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑन केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस जब हम लिखते हैं तो वो इक्वेशंस हमें उस रिएक्शन के बारे में बहुत सारा न्यूमेरिकल डेटा भी प्रोवाइड करती है, अमाउंट के बारे में। और इसी कैलकुलेशंस को हम लोग बुलाते हैं स्टोइकियोमेट्री। अब स्टोइकियोमेट्री काफी फैंसी वर्ड है, बट इसका सिंपल सा मतलब होता है कैलकुलेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सिंपल सी बात, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या चीज है, कैसे करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। वर्ड सुनने में बड़ा हैवी है, स्टोइकियोमेट्री, पता नहीं इतना हैवी वर्ड, पर इसका काम बड़ा सिंपल सा होता है। ठीक, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है, क्योंकि हर सिंबल का मतलब इंफॉर्मेशन देना होता है। तो जब कभी भी हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसकी हेल्प से हमें मोल्स का या मासेस का रेशियो पता चल जाता है उन सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो उस रिएक्शन में इन्वॉल्व है। कैसे पता चलता है अभी डिस्कस करते हैं, बट एक बात याद रखना, जब भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन हमें दे रखी है तो हमें उसमें प्रेजेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स का और मासेस का रेशियो आराम से मिल जाता है। सिमिलरली अगर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो उसके अंदर जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस फॉर्म में प्रेजेंट है उनके वॉल्यूम का भी रेशियो हमें मिल जाता है। क्या चीज है, इसे एक एग्जांपल से बताता हूं। हम सबको यह पता है कि अगर हमें वाटर फॉर्म करना है तो उसकी बैलेंस रिएक्शन हम कुछ ऐसे लिखते हैं कि 2 यूनिट हाइड्रोजन गैस 1 यूनिट ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती है और इससे बनता है 2 यूनिट वाटर। चेक कर लो, रिएक्शन बैलेंस है। यहां पर 4 हाइड्रोजन एटम है, यहां पर भी 4 हाइड्रोजन एटम है, यहां पर 2 ऑक्सीजन एटम है, यहां पर भी 2 ऑक्सीजन एटम है। यहां से मेरा मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट था। तो रिएक्टेंट में सारे हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में सारे हाइड्रोजन बैलेंस है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन बैलेंस है। तो जब कभी भी एक बैलेंस रिएक्शन हमें दी जाती है तो अक्सर देखना उस रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट्स हैं या जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके पीछे कुछ नंबर लिखे होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के पीछे यहाँ पे नंबर 2 लिखा है, यहाँ पर वाटर के पीछे नंबर 2 लिखा है, और अगर किसी चीज के पीछे कोई नंबर नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट वहां पर 1 मानेंगे, यानी ऑक्सीजन के पीछे यहाँ पर नंबर मानेंगे 1। अब ये जो सारे नंबर्स होते हैं, यही सारे नंबर्स हमें ये बताते हैं कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर जो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं ये कितने मोल्स या कितने मास के रेशियो में रिएक्शन करेंगे। कैसे बताते हैं, हाइड्रोजन के पीछे अगर नंबर 2 लिखा है तो आप ये बोलोगे कि आप अगर इस रिएक्शन में 2 मोल हाइड्रोजन की रिएक्शन कराओगे तो आपको 1 मोल ऑक्सीजन को रिएक्ट कराना पड़ेगा। मतलब हाइड्रोजन के पीछे जो नंबर लिया है बैलेंस रिएक्शन में, अगर उतने ही मोल हाइड्रोजन ले लो तो इस रिएक्शन को कराने के लिए ऑक्सीजन के पीछे जो नंबर है उतने ही मोल ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। अब हमने 2 मोल हाइड्रोजन लिया, 1 मोल ऑक्सीजन लिया, तो इसकी रिएक्शन करने से कुछ वाटर बनेगा, और वाटर कितना बनेगा जो उसके पीछे नंबर लिखा हुआ है, तो हमें मिलेगा 2 मोल वाटर।
तो पहले तो एक लाजमी डाउट कई बार बच्चों के दिमाग में आता है, सर 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो वाटर बनेगा, तो वाटर तो 3 मोल बनना चाहिए, ये 2 मोल क्यों बन रहा है? तो मेरे बच्चे ऐसा नहीं होता कि आप रिएक्टेंट के सारे मोल्स को जोड़ो तो प्रोडक्ट के मोल्स आने चाहिए। ये हम लोग दरअसल में ना मोल का जो कॉन्सेप्ट है अगर वो अच्छे से ना समझे तो हमें ये डाउट होता है, ठीक है। बट याद रखना, मोल कंजर्वेशन जैसी कोई चीज नहीं होती, मास कंजर्वेशन जैसी चीज होती है। रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर आना चाहिए, बट रिएक्टेंट के टोटल मोल्स प्रोडक्ट के टोटल मोल्स के बराबर आए ऐसा जरूरी नहीं है। इसको मैं एक एग्जांपल से भी बता सकता हूं। मान लो हमारे पास एक टॉय है, इस टॉय की एक बॉडी है, इसमें 2 हाथ लगते हैं, 2 पैर लगते हैं और एक सर लगता है इस टॉय को बनाने में। तो आप खुद जरा सोचो, अगर मेरे पास मान लो 10 हैंड है, 10 लेग्स हैं, 5 हेड है और 5 बॉडी है, तो बताओ ऐसे कितने टॉय तैयार हो पाएंगे? ठीक है, एक टॉय बनाने के लिए 2 हैंड चाहिए, 2 लेग चाहिए, एक बॉडी चाहिए और एक हेड चाहिए। मेरे पास 10 हैंड है, 10 लेग हैं, 5 हेड है, 5 बॉडी है, तो बताओ कितने टॉय तैयार होंगे? अब तुम्हारा दिमाग बोल रहा होगा सर 5 ही टॉय तैयार होंगे, क्योंकि एक टॉय को बनाने के लिए एक हेड चाहिए, ठीक है, 2 हैंड चाहिए, एक बॉडी चाहिए और 2 लेग चाहिए। तो यार 10 हैंड इस्तेमाल हो जाएंगे 5 टॉयज में, 10 लेग इस्तेमाल हो जाएंगे 5 टॉयज में, 5 हेड इस्तेमाल हो जाएंगे 5 टॉय में और 5 बॉडी इस्तेमाल हो जाएंगी 5 टॉय में। यानी यहां पर दरअसल में टोटल कितने टॉय बनेंगे? 5 टॉयज बनेंगे, है ना। पर एक बात बताओ, इन 5 टॉयज को बनाने के लिए इन सबको तो हमने जोड़ा ही है। 10 हाथ जोड़े हैं, 10 लेग्स जोड़े हैं, 5 हेड जोड़े हैं, 5 बॉडीज जोड़ी हैं। तो अभी हमारा दिमाग आराम से समझ पा रहा है कि यार इसका अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे 5 ही टॉयज बन पाएंगे। अब हमारा दिमाग ये नहीं बोल रहा कि अच्छा इन सब चीजों को जोड़ना है तो 10 10 20 5 15 5 30, सॉरी 10 10 20 5 25 5 30 टॉयज बनेंगे। अब हमारा दिमाग ऐसा नहीं बोल रहा, क्योंकि हमारे दिमाग को अच्छे से ये बात पता है कि टॉय को बनाने के लिए हेड का रोल अलग है, बॉडी का रोल अलग है, हैंड का रोल अलग है और लेग्स का रोल अलग है। बिल्कुल ऐसे ही मेरे बच्चे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ होता है। वाटर बनाने के लिए तुम्हें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जोड़ना पड़ेगा। वाटर को बनाने के लिए तुम्हें एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे। तो अगर तुम्हारे पास 2 हाइड्रोजन है, 2H2 है, तो H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन एटम ऐसे जुड़े होंगे और 2 हाइड्रोजन एटम ऐसे जुड़े होंगे। ये एक H2 मॉलिक्यूल है, ये एक H2 मॉलिक्यूल है। तो हमारे पास टोटल हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 4। ऑक्सीजन के बारे में अगर बात करें तो 2 ऑक्सीजन है। तो अगर सोचो, अगर हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम है, तो इसको जोड़कर कितने वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे? तो यार वाटर बनाने के लिए एक ऑक्सीजन चाहिए, अपने पास 2 ही ऑक्सीजन है, तो एक वाटर में इस्तेमाल हो जाएगा, दूसरा दूसरे वाटर में इस्तेमाल हो जाएगा। 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन पहले वाटर के मॉलिक्यूल में लग गए, तो बचे हुए 2 हाइड्रोजन दूसरे के मॉलिक्यूल में लग जाएंगे। तो नोटिस करो, कहीं ऐसा नहीं हो रहा ना कि यहां पर हमारे पास 2 यूनिट हाइड्रोजन था, 1 यूनिट ऑक्सीजन था, तो 3 यूनिट वाटर बन जाए। नहीं भाई, वाटर बनाने के लिए जितने ऑक्सीजन जितने हाइड्रोजन रिक्वायर्ड हैं उसके अकॉर्डिंग 2 ही यूनिट वाटर बनेगा। अगर आप इसको 2 यूनिट लोगे और उसको 1 यूनिट लोगे, बिल्कुल उसकी तरह से। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई है कि कभी भी गलती से ये मत करना कि हाइड्रोजन अगर आपको यहां से पता चल गया 2 मोल लेना है, यहां से ऑक्सीजन पता चल गया 1 मोल लेना है, तो वाटर 3 मोल बन जाएगा इन दोनों को जोड़ के। नहीं, वाटर के पीछे जो नंबर लिखा है उतने ही मोल बनेगा। ये सारे एटम और केमिस्ट्री अपने आप इस चीज का ध्यान रख लेगी। तो याद रखना, इस तरह से कभी भी कोई बैलेंस रिएक्शन हमें दी जाती है तो हर रिएक्टेंट के पीछे जो नंबर लिखा होता है, हर प्रोडक्ट के पीछे जो नंबर लिखा होता है, रिएक्टेंट उसी मोल के रेशियो में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट उसी मोल के रेशियो में बनता है। पर ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स हमें मोल की इंफॉर्मेशन देते हैं, मास की इंफॉर्मेशन कभी नहीं दे सकते। मास की इंफॉर्मेशन हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालते हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, हर बैलेंस रिएक्शन में सब्सटेंसेस के पीछे जो नंबर लिखे हैं, इन सारे नंबर्स को इन सब्सटेंस का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बुलाते हैं। थोड़ा फैंसी वर्ड है लेकिन याद रखना पड़ेगा। तो अगर मैं पूछूं इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, तो आप बोलोगे 2। ऑक्सीजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, तो आप बोलोगे 1। वाटर का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, आप बोलोगे 2। और किसी भी बैलेंस रिएक्शन में हर सब्सटेंस का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, वो सब्सटेंस उतने ही मोल में रिएक्ट करेगा अगर वो रिएक्टेंट है,
और अगर वो प्रोडक्ट है तो उतने ही मोल में वो बनेगा या उसी रेशियो में बनेगा। और बस इसी चीज का फायदा उठाकर हम अपनी बाकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो हमें पता है वाटर बनाने के लिए ये रिएक्शन अपने को इस्तेमाल करनी है और मैं 20 मोल वाटर बनाना चाहता हूं, तो 20 मोल वाटर तो बनेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हेल्प से, बट कितना हाइड्रोजन लगेगा कितना ऑक्सीजन लगेगा ये निकालने के लिए हम इस इस स्टोइकियोमेट्री की हेल्प लेंगे। ठीक है, चलो तो मैं डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं भाई। कैसे ये सारी कैलकुलेशन हम करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। 2 हाइड्रोजन 1 यूनिट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 2 यूनिट वाटर बना रही है। मैं बनाना चाहता हूं 20 मोल वाटर। मैंने आपसे सवाल पूछा 20 मोल वाटर बनाने के लिए मुझे कितना हाइड्रोजन और कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो देखो आप यार आईसीएससी की जनता हो, आप लोग तो यार 6-7 क्लास से यूनिटरी मेथड पढ़ते आ रहे हो, तो ये प्रॉब्लम ना यूनिटरी मेथड से सॉल्व होगा, क्योंकि इस वाटर को बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ही नीड है। अगर मेरे को कहीं से ये पता चल जाए कि कितना हाइड्रोजन कितना वाटर बनाता है या कितना वाटर बनाने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर बनाने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए होता है, तो मैं उससे पूरी कैलकुलेशन कर पाऊंगा। बस मेरे को ये पता चल जाए कि एक वैल्यू वाटर बनाने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए। मैं जो बात बोलना चाह रहा हूं वो कुछ ऐसी है, जैसे इस क्वेश्चन में जरा समझना है दिक्कत क्या है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा क्वेश्चन है, मान लो मैं आपसे ऐसा पूछ रहा हूं कि यार एक बात बताओ, 5 डजन एप्पल्स कितने रुपए के आते हैं। कैसी बात कर रहे हो सर, ये कैसे बता पाएंगे 5 डजन एप्पल कितने रुपए के आते हैं। अरे कानपुर में खरीदोगे, जहां मैं पढ़ा रहा हूं वहां अलग है, आपके शहर में अलग होंगे, कहीं और अलग होंगे। वो भी तब जब आपको ये पता हो कि 1 डजन एप्पल का कितना प्राइस चल रहा है आपकी सिटी के अंदर, है ना। या आपका फ्रूट वाला जो है, आपका फ्रूट सेलर जो है, वो दरअसल में कितने आपको प्राइस में फ्रूट्स दे रहा है। तो एक बात समझना, इस सवाल का जवाब तब तक नहीं बताया जा सकता जब तक हमें कम से कम कुछ इंफॉर्मेशन मिले एप्पल के नंबर्स और एप्पल के प्राइस के बीच में। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मैं आपको बोल दूं कि 10 डजन एप्पल मेरा फ्रूट सेलर बेच रहा है 1000 रुपए में, तो बताओ 5 डजन एप्पल का प्राइस कितना है। अब तो यूनिट मेथड करना आता है, पर नोटिस करना ये जवाब देने के लिए पहले हमें एप्पल के नंबर्स और प्राइस का कोई तो रिलेशन पता होना चाहिए। अब अगर ये रिलेशन हमें पता है तो प्रॉब्लम आराम से आगे सॉल्व हो जाएगा। कैसे? 10 डजन एप्पल का प्राइस आपको पता है, 1 डजन एप्पल का आप निकाल लोगे, तो 1 डजन एप्पल का प्राइस कितना आएगा। 10 डजन का पता है, 1 का निकालना है तो ज्यादा का दिया है, कम का निकालना है तो 10 से डिवाइड कर दोगे, 100 रुपए आ जाएगा। तो 5 डजन का निकालना है तो यूनिटरी मेथड से 5 डजन एप्पल का प्राइस अगर आपको निकालना है तो 1 का दिया है, 1 डजन का प्राइस पता है, 5 का निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 500 रुपए आ गया ना। पर नोटिस करना, जो सवाल आप पहले नहीं कर पा रहे थे वो बस इस इंफॉर्मेशन के मिलते ही यूनिटरी मेथड से फटाक से आपने कर दिया। कुछ ऐसे ही दिक्कत यहां पर आ रही है, हमें ये बस बोल दिया गया है बताओ भाई 20 मोल वाटर बनाने के लिए कितना हाइड्रोजन कितना ऑक्सीजन चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे 5 डजन एप्पल का प्राइस पूछ लिया था। बट भाई इसके लिए बाकी कोई इंफॉर्मेशन तो दो कि वाटर बनाने के लिए कितना हाइड्रोजन कितना ऑक्सीजन, कुछ तो नंबर दो इनके बीच का। तो ये नंबर कभी क्वेश्चन में दिया नहीं जाता है आपको। ये नंबर अगर आपको स्टोइकियोमेट्री पता है तो आप खुद निकाल सकते हो। कैसे? अब आपको पता है स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग कि हाइड्रोजन के पीछे अगर 2 नंबर लिखा है तो अगर तुम 2 मोल हाइड्रोजन लोगे तो वो हमेशा 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और हमेशा 2 मोल वाटर बनेगा। तो अब ये नंबर्स कि वाटर के एक सर्टेन वैल्यू को बताने के लिए कितना वैल्यू हमें हाइड्रोजन का चाहिए, ये आपको रिएक्शन के बैलेंस डेटा से ही मिल जाएगा। जैसे ही आप ये सारे नंबर लिखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये नंबर्स ना अब आपको इंफॉर्मेशन देते हैं 2 मोल वाटर को बनाने के लिए 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए। अब इसको यूनिटरी मेथड में लिख लो। अच्छा, यूनिटरी मेथड में हमेशा याद रखना जिस चीज की वैल्यू हमें दे रखी है, जिस चीज की वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है, उसको हमेशा लेफ्ट में लिखते हैं और जिसको निकालना है उसे राइट में लिखते हैं। तो वाटर हमें दिया है, हाइड्रोजन निकालना है, तो गिवन इंफॉर्मेशन में भी वाटर लेफ्ट में लिखेंगे। तो 2 मोल वाटर प्रोड्यूस होगा कब? अगर हम लोग 2 मोल हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएंगे। तो 1 मोल वाटर प्रोड्यूस होगा कब? जब हम लोग 1 मोल हाइड्रोजन को रिएक्ट कराएंगे, मतलब 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 आया। तो 1 मोल वाटर प्रोड्यूस करने के लिए 1 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो 20 मोल वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 1 इंटू 20 मोल हाइड्रोजन चाहिए, यानी आंसर आ जाएगा 20 मोल हाइड्रोजन।
बिल्कुल ऐसे आप ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेशन कर सकते हो कि 2 मोल वाटर के लिए 1 मोल हाइड्रोजन चाहिए होता है, यानी वाटर का जस्ट आधा, तो 20 मोल के लिए 10 मोल चाहिए होगा। इस तरह से आप कैलकुलेशन कर लोगे। याद रखना हमेशा इस तरह के न्यूमेरिकल में जो स्टोइकियोमेट्री वाले क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको किसी रिएक्टेंट का अमाउंट दिया होगा, सॉरी प्रोडक्ट का या फिर रिएक्टेंट का, आपको बाकी निकालना होगा। लेकिन उसके लिए बिना ये स्टैंडर्ड रिएक्शन, बिना स्टैंडर्ड डेटा बनाए आप कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, इसीलिए आपको स्टोइकियोमेट्री बताई गई है। तो आई गेस ये मोल वाली स्टोइकियोमेट्री आपको पकड़ में आ गई बहुत इजीली। आओ अब इसी मोल को मास तक हम लोग एक्सट्रापोलेट कर लेते हैं। आ जाओ अब देखते हैं कि यार मोल्स को ना मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अरे यार क्या मास की मैंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं ली है, एक मिनट रुकना यार, तो मैं ना एक एक्स्ट्रा पेज ले लेता हूँ। हाँ ठीक है, तभी मैं आपको बता पाऊंगा। एक पेज का कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया थोड़ा, एक पेज मेरे को एक्स्ट्रा लेना चाहिए था ताकि मैं आपको मास की और वॉल्यूम की स्टोइकियोमेट्री कैसे लिखते हैं ये बता पाऊं। सेव भी कर लूं क्योंकि ये मेरे को पीडीएफ भी देनी है आपको, पीडीएफ नहीं दूंगा तो खामा के बुरा मान जाओगे तुम लोग। ठीक है चलो फटाफट आ जाओ। तो यार अब देखते हैं कि हम लोग स्टोइकियोमेट्री कैसे लिखते हैं मास में। अच्छा, जिस चीज को मैं स्टोइकियोमेट्री बोल रहा हूं उसी को कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं, बेस्ड ऑन मासेस। आ जाओ फिर अब की बार ना रिएक्शन थोड़ी बदल देते हैं, बार बार वही क्या बोरिंग से रिएक्शन लिखे। अब की बार मैं मीथेन के कंबशन की रिएक्शन लिखता हूं। अच्छा एक बात सुनना, जब कभी भी आपको कोई हाइड्रोकार्बन कंबशन करने के लिए बोला जाए तो हमेशा क्या करना, हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं बस। तो जब भी आप किसी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करोगे इसका मतलब आप उस हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहे हो। और जब भी आप हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीजन से रिएक्शन करोगे तो दो ही प्रोडक्ट बनेंगे, जो कार्बन है वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में और जो हाइड्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। पर याद रखना किसी भी रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्री आप तभी लगा सकते हो जब रिएक्शन बैलेंस हो। तो जानबूझ के आपको आपके एग्जाम्स के अंदर रिएक्शन अनबैलेंस दी जाती है कई बार, क्योंकि कई बार बच्चे ना जो रटते हैं एकदम, जो समझते नहीं है चीजों को, वो बस रट लेते हैं। अच्छा ऐसे कैलकुलेशन होता है, रिएक्शन दी हो तो इसका पीछे जो नंबर लिखा है इससे उसका नंबर निकाल लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और वो इतनी छोटी सी बट डिटेल बात भूल जाते हैं। ये सारी बातें बेस्ड होती हैं केमिकल रिएक्शन के बैलेंस होने पर, क्योंकि जब तक बैलेंस नहीं है तो एटम अपने आप डिसअपीयर अपीयर तो नहीं हो सकते ना, वो तो करना पड़ेगा, तभी तो सारी कैलकुलेशन सही बैठेगी। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करो। रिएक्टेंट साइड पे एक कार्बन है, प्रोडक्ट साइड पे एक कार्बन है, कार्बन बैलेंस है। रिएक्टेंट साइड पे 4 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट साइड पे 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हाइड्रोजन हो गए। ऐसा करने पर ऑक्सीजन गड़बड़ हो गए, रिएक्टेंट साइड पे 2 ऑक्सीजन है बट प्रोडक्ट साइड पे CO2 में 2 ऑक्सीजन है और वाटर में 2 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन है। तो यहां पर 4 ऑक्सीजन करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब रिएक्शन बैलेंस है। अब ये रिएक्शन अगर बैलेंस हो गई तो हमें हर सब्सटेंस का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता चल गया। CH4 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, ऑक्सीजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, CO2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और वाटर का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। तो अगर मैं इन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की हेल्प से निकालना चाहता हूं इनका मोल का स्टोइकियोमेट्री, तो मोल का स्टोइकियोमेट्री निकालना बड़ा आसान है। CH4 के पीछे नंबर 1 है तो हम बोलेंगे हमारे पास 1 मोल मीथेन है। तो अगर 1 मोल मीथेन की रिएक्शन कराएंगे तो हमेशा रिएक्ट कितने रेशियो में होगा, ऑक्सीजन 2 मोल में, वो CO2 कितना बनेगा 1 मोल बनेगा और वाटर कितना बनेगा 2 मोल वाटर बनेगा। यानी ये सारी चीजें इसी रेशियो में रहेंगी। तो अगर मैंने किसी का रेशियो गड़बड़ कर दिया, जैसे मान लो ऑक्सीजन को मैंने 2 मोल की बजाय 12 मोल ले लिया, तो अगर मैंने इसे 12 मोल लिया तो 12 मोल लेने के लिए अगर मुझे इसे 6 गुना करना पड़ा है तो बाकी सबको भी 6 गुना करना पड़ेगा। और ये मैं कैलकुलेशन करके बड़े आराम से इनका अमाउंट भी निकाल सकता हूं, प्रोडक्ट का भी और जो मीथेन है उसका भी। वो सारी कैलकुलेशन अभी हमने करना सीखा। पर अभी हमारा मेन फोकस है इसको, क्या हो गया, अभी हमारा मेन फोकस है इसको मास में कैसे कन्वर्ट करें। ये तो मोल का डेटा है, तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा आइडिया होता है। जिन्होंने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है उन्हें एक बात पता होगी कि किसी भी चीज के नंबर ऑफ मोल में अगर हम उस चीज के मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उस चीज का मास मिल जाता है ग्राम में। तो यार यहां पर हमें हर चीज के मोल्स का रेशियो तो पता ही है, तो हर चीज के मोल को अगर उसी के मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उन चीजों के मास मिल जाएंगे। तो मोल्स के रेशियो की हेल्प से मास का रेशियो निकल आएगा। आओ निकालते हैं। तो मीथेन हमारे पास कितना है 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे मीथेन के मॉलिक्यूलर मास से। मीथेन का मॉलिक्यूलर मास होता है 16, मैंने इन सारे एटम के मास बस जोड़ दिए, तो यानी इसका मतलब है हमारे पास 16 ग्राम क्या है मीथेन। ऑक्सीजन निकालना है
तो 2 मोल ऑक्सीजन है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास से विच इज 32, ये आ जाएगा 64 ग्राम। तो अगर 1 मोल मीथेन हमेशा रिएक्ट करेगा 2 मोल ऑक्सीजन के साथ, तो मास वाइज 16 ग्राम मीथेन हमेशा रिएक्ट करेगा 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। तो बनेगा क्या, हमें 1 मोल ऑफ मीथेन 1 मोल ऑफ CO2 बनाना है, तो 1 मोल ऑफ CO2 का मास कितना होगा, मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 44 आएगा, 44 ग्राम CO2, और साथ में 2 मोल वाटर, तो 2 इंटू वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18, तो आ जाएगा 36 ग्राम वाटर। तो ये इनके मासेस के रेशियो हो गए कि जब भी हम 16 ग्राम मीथेन के रिएक्शन कराएंगे तो 64 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, तो 44 ग्राम CO2 बनेगा और 36 ग्राम H2O बनेगा। इस तरह से हम मोल्स की स्टोइकियोमेट्री को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस जितने भी मोल्स के नंबर दे रखे हैं उन्हें हम उनके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा यह होगा कि अब हमें पता चल जाएगा कि 16 ग्राम मीथेन रिएक्ट करके कितना CO2 बनाएगा, 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करेगा। इससे फायदा क्या होगा, मान लो अगर मैंने आपको दे दिया कि मेरे पास ना 160 ग्राम मीथेन है, इस रिएक्शन को कराने के लिए मेरे पास 160 ग्राम मीथेन है, तो बताओ 160 ग्राम मीथेन की हेल्प से CO2 कितना बनेगा या वाटर कितना बनेगा। तो हमें यह पता चल गया कि 16 ग्राम मीथेन 44 ग्राम CO2 बनाएगा। तो ये स्टैंडर्ड अगर हमें डेटा मिल गया तो 1 ग्राम मीथेन कितना बनाएगा, यूनिटरी मेथड से अब आगे कंटिन्यू कर लो। तो 1 ग्राम मीथेन कितना बनाएगा, 44 डिवाइडेड बाय 16 ग्राम CO2। तो हमारे पास कितना है, 160 ग्राम है, तो 160 ग्राम मीथेन कितना प्रोड्यूस करेगा, 44 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 160। 16 से 160 का आंसर 10 आ गया, तो आंसर आ जाएगा 440 ग्राम। तो 440 ग्राम CO2 बन जाएगा। तो आप मास में भी कैलकुलेशन कर सकते हो, बट मास की कैलकुलेशन करने के लिए भी ये पहला स्टैंडर्ड डेटा, दो चीजों की क्वांटिटी के बीच का रिलेशन हमें पता होना चाहिए। CO2 अगर निकालना है और CH4 दे रखा है तो पहले हमें स्टैंडर्ड पता होना चाहिए कितने CH4 से कितना CO2 बनेगा, और ये स्टैंडर्ड इस स्टोइकियोमेट्री से निकल आएगा। आई बात समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आइडिया, इसे अच्छे से याद रखना। अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब ये स्टोइकियोमेट्री हम मोल्स से मास में ले आए, अब ना हम लोग मास से वॉल्यूम में ले आते हैं। स्टोइकियोमेट्री बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ गैसेस। ये ऊपर जा रहा होगा, पता नहीं अबे इतना टाइम हो गया लिखते हुए, बट अभी भी साला एक ट्राई करूंगा मैं, कोशिश करूंगा मैं इसे थोड़ा सामने लिखूं। स्टोइकियोमेट्री क्या आ रहा है, अब सामने आ रहा है, स्टोइकियोमेट्री बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ गैसेस। जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हमारे गैस फॉर्म में प्रेजेंट है रिएक्शन के अंदर, उनकी स्टोइकियोमेट्री यानी उनके अमाउंट का, वॉल्यूम का क्या रेशियो रहता है वो हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये कैसे निकालेंगे, एक आइडिया बताता हूं। थोड़ा सा क्लास 9th में जाना पड़ेगा। एक्टिव रिकॉलिंग, अबे ये सर एक्टिव रिकॉलिंग का है, तो पैसिव रिकॉलिंग है, 9th क्लास में पढ़ा था यार, अब तक तो सब पास डाउन हो चुका है, भूल चुके हैं उसको। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं कि यार क्या नाम है, हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, किसी भी गैस का जो टेम्परेचर होता है वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जरा एक बात समझो, अच्छा और एक और इंपॉर्टेंट बात, किसी भी गैस का जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब एक बात समझना, अगर मैं गैस का प्रेशर कांस्टेंट कर दूं तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट कर दूं तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। तो जरा देखना, अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो वॉल्यूम बस अब एक ही चीज पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल्स पे। और कैसे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी नंबर ऑफ मोल डबल कर दोगे तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल हाफ कर दोगे तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। इस बात का हम फायदा कैसे उठाएं, इस बात का फायदा यह है कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम सिर्फ मोल के ऊपर डिपेंड करता है, और अगर वॉल्यूम सिर्फ मोल के ऊपर डिपेंड करता है तो जिस रेशियो में मोल्स रहेंगे उसी रेशियो में वॉल्यूम रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर सोचो, अगर मोल वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, और दोनों के ऊपर पावर अगर 1 है तो मैं मोल्स को अगर डबल कर दूंगा तो वॉल्यूम 2v हो जाएगा, मोल्स को अगर मैं ट्रिपल कर दूंगा तो वॉल्यूम 3v हो जाएगा, मोल्स को अगर मैं हाफ कर दूंगा तो वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा।
यानी जैसे जैसे मैं मोल चेंज करूंगा वैसे वैसे वॉल्यूम ऑफ गैस चेंज होगा, बशर्ते प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। यानी जो रेशियो मोल्स में रहेगा वही रेशियो वॉल्यूम में आ जाएगा। बस यही है स्टोइकियोमेट्री बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ गैस। इसके लिए मैं वापस से वही वाला एग्जांपल लूंगा, वाटर वाला। अगर मैं वाटर बनाने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करा रहा हूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करने पर जो वाटर बनेगा ना वो भी गैस बनेगा, क्योंकि वाटर लिक्विड में सिर्फ 100 तक रह सकता है नॉर्मली। तो अगर मैं हाई टेम्परेचर पे कर रहा हूं, 100 के ऊपर ही टेम्परेचर चला गया तो सारा वाटर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड से। तो वाटर मान लो गैस में हमने बनाया, तो रिएक्शन तो होगी बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं कह दूं यार इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री तुम मोल में लिखो, तो हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो आप क्या लिखोगे, 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनेगा, 2 मोल वाटर बनेगा। तो मोल में आपने स्टोइकियोमेट्री लिख ली। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो रिएक्शन है ये मैंने जिस कंटेनर में कराई है, इस कंटेनर मैंने हाइड्रोजन गैस भरा होगा, ऑक्सीजन गैस भरा होगा, रिएक्शन करने के लिए छोड़ दिया होगा, तो थोड़ी देर बाद वाटर भी बन गया होगा। तो मैंने जिस कंटेनर में रिएक्शन कराई है वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट था। तो जैसे ही मैं टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट करूंगा, जैसे ही इसमें सब चीजें गैस है, जैसे ही मैं टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट करूंगा तो मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे इनके वॉल्यूम के। और अगर मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए इनके वॉल्यूम के मेरे बच्चे, तो मेरे भाई यहां पर जिस चीज का जितना मोल का रेशियो होगा उतना ही वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा। तो अब यहां पर अगर 2 मोल हाइड्रोजन है तो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट हम 2 यूनिट वॉल्यूम ले सकते हैं हाइड्रोजन का। यानी जो स्टोइकियोमेट्री चलेगी मोल्स में वही स्टोइकियोमेट्री चलेगी वॉल्यूम में। ऐसे ही 1 यूनिट वॉल्यूम हम ले सकते हैं ऑक्सीजन का, और ये प्रोड्यूस करेगा 2 यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये वॉल्यूम क्या लिखा है, वॉल्यूम कौन सी यूनिट होती है भैया, हमने तो वॉल्यूम की यूनिट लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब ये सब पढ़ी है। आप क्या लिख रहे हो, ये वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को लिखने का मतलब है यहां पर जो भी तुम्हें यूनिट दे रखी है वो तुम सब में सेम ले सकते हो। जैसे मान लो अगर हाइड्रोजन का वॉल्यूम लीटर में दे रखा है 2 लीटर हाइड्रोजन, तो यहाँ 1 लीटर ऑक्सीजन लोगे 2 लीटर वाटर बनेगा। मतलब जो वॉल्यूम की तुम यूनिट एक चीज के साथ लोगे वही तुम सबके साथ ले सकते हो। तो मैंने यूनिट वर्ड को वॉल्यूम से बस रिप्लेस कर दिया है। तो अगर तुम मान लो सेंटीमीटर क्यूब ले रहे हो तो 2 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, 2 सेंटीमीटर क्यूब वाटर बनेगा। तो इसलिए इस चीज को वॉल्यूम से रिप्रेजेंट हमने कर दिया है। तो यहां से क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम की स्टोइकियोमेट्री मिल जाएगी कि किस चीज का कितना, किस गैस का कितना वॉल्यूम रिएक्ट करेगा और किस गैस का कितना प्रोडक्ट बनेगा। बट याद रखना वॉल्यूम की स्टोइकियोमेट्री सिर्फ गैसेस के साथ इस्तेमाल होती है। अगर मान लो इसमें कोई चीज सॉलिड या लिक्विड होती तो उसका वॉल्यूम नहीं निकाल पाते हम, क्योंकि सॉलिड या लिक्विड का वॉल्यूम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से, मतलब ये वाले फॉर्मूले से नहीं निकलता है। और अगर ये वाले फॉर्मूले से नहीं निकलता है तो उसके ऊपर वॉल्यूम वाली स्टोइकियोमेट्री भी काम नहीं करेगी। कहां पर क्या चीज काम करेगी ये भी पता होना चाहिए, और कहां पर क्या चीज काम नहीं करेगी ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो इस तरह से वॉल्यूम की स्टोइकियोमेट्री लिख ली। वॉल्यूम की स्टोइकियोमेट्री हमें अलग अलग रिएक्टेंट के वॉल्यूम का एक दूसरे के साथ रिलेशन देगा, प्रोडक्ट के साथ भी देगा। और अगर हमें किसी भी चीज का वॉल्यूम दे रखा है दूसरे का निकालना है तो इसी कैलकुलेशन से कर लेंगे जैसा हम लोगों ने मास या फिर मोल्स में करा था। देखो पहली वाली लाइन बनाने का मेन काम होता है स्टोइकियोमेट्री। वो लाइन अगर बन गई तो क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया है हम उसकी हेल्प से प्रॉब्लम को आगे सॉल्व कर पाएंगे। जैसे ना यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, 5 मोल नाइट्रोजन गैस रिएक्ट कर रही है हाइड्रोजन गैस के साथ अमोनिया बनाने के लिए। अब ये रिएक्शन हमें पता होनी चाहिए, तो पहले तो रिएक्शन लिख लें। नाइट्रोजन गैस की रिएक्शन हमने कराई हाइड्रोजन गैस के साथ और बनाया अमोनिया। अब सुनना, कई बच्चे यहां पर क्या गलती करते हैं, वो ये पढ़ते हैं नाइट्रोजन 5 मोल है तो उसके पीछे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5 लगा देते हैं। नहीं मेरे बच्चे, क्वेश्चन में कोई रिएक्टेंट कितना दिया है, कोई प्रोडक्ट कितना दिया है, उसका स्टोइकियोमेट्री के साथ, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। रिएक्शन अपने हिसाब से होती है और इसे बैलेंस हमें केमिस्ट्री के रूल के अकॉर्डिंग करना है। तो रिएक्शन में हमें ये बताया है नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है। अब बैलेंस करना हमारी जिम्मेदारी है, बैलेंस हम करेंगे। तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है पर यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ हाइड्रोजन 6 हो गए बट यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन से के रिएक्ट करने पर अमोनिया बनाने वाली बैलेंस रिएक्शन है। और इसी क्लास 10 में आप पढ़ोगे, इस रिएक्शन का पॉपुलर नाम है हैबर्स प्रोसेस। तो इसकी भी एक बड़ी हिस्ट्री है, मैं आपको जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, तब तक के लिए वेट करना, ठीक है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन की रिएक्शन करके हम अमोनिया बनाते हैं, ये इसकी बैलेंस रिएक्शन हो गई। क्वेश्चन में अब कह रहा है हमारे पास 5 मोल नाइट्रोजन गैस है, यानी हमें क्वेश्चन में गिवन है 5 मोल नाइट्रोजन, ठीक है। अब आगे कह रहा है फाइंड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस नीडेड, यानी हमें ये नहीं पता कि हाइड्रोजन कितनी हमें चाहिए
और साथ ही साथ अमोनिया कितना बनेगा ये गिवन नहीं है अपने को, ये अपने को निकालना है। तो यार ये निकालने के लिए पहले हमें कोई स्टैंडर्ड डेटा तो पता होना चाहिए कि कितने मोल नाइट्रोजन कितने मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, और वो स्टैंडर्ड डेटा इनके पीछे लिखे नंबर से आ जाएगा। नाइट्रोजन के पीछे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे, तो 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा 3 मोल हाइड्रोजन के साथ। अब नाइट्रोजन की वैल्यू दे रखी है, हाइड्रोजन की पूछी है, तो यूनिटरी मेथड में नाइट्रोजन का डेटा स्टैंडर्ड डेटा लेफ्ट में लिखेंगे। तो 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा 3 मोल हाइड्रोजन के साथ। हमें अब स्टैंडर्ड डेटा मिल गया। अच्छा 1 मोल नाइट्रोजन की वैल्यू पता चल गई, तो यूनिटरी मेथड में अगर 1 की वैल्यू पता है और 5 की निकालनी है तो बड़े आराम से निकल आएगा। 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो 5 मोल के लिए आपको 5 टाइम्स लेना पड़ेगा, और 5 टाइम्स अगर लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 15 मोल आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया आंसर हाइड्रोजन का। अभी तो अमोनिया भी निकालना है। अच्छा अमोनिया भी निकलेगा किससे, नाइट्रोजन के डेटा से, क्योंकि 5 मोल नाइट्रोजन जब रिएक्ट कर जाएगा तो वो अमोनिया में कन्वर्ट होगा। कितना अमोनिया बनेगा ये निकालना है, तो कितना अमोनिया बनेगा ये निकालने के लिए भी नाइट्रोजन का डेटा हम पहले अमोनिया के साथ लिखेंगे। और वो कैसे लिखेंगे, नाइट्रोजन के पीछे अभी भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करके कितने मोल अमोनिया बनाएगा, 2 मोल अमोनिया बनाएगा। तो यहां पर भी आप वही लिख सकते हो डेटा कि मेरे भाई 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा तो 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस होगा। मुझे उम्मीद है आप लोग को दिख रहा होगा, ज्यादा मैं शाहरुख खान ना बनूं वरना गिर जाऊंगा। ठीक है, 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा 2 मोल अमोनिया के साथ। अब हमें 1 मोल नाइट्रोजन के रिएक्शन से 2 मोल अमोनिया बनने का आइडिया पता है, तो 5 मोल नाइट्रोजन के रिएक्शन से कितना अमोनिया बनेगा अगर ये निकालना है, तो 2 × 5 कर देंगे। तो जैसे ही मेरे भाई हमने 2 × 5 करा 10 मोल अमोनिया प्रोड्यूस होगा। ये हमारा आंसर नंबर 2 हो जाएगा। तो देख रहे हो स्टोइकोमेट्री का कितना ज्यादा यूज होता है कैलकुलेशंस में, और यही कैलकुलेशन बहुत बड़ी बड़ी केमिकल फैक्ट्रीज के अंदर, मेडिसिन इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल होती है। इसका हमारी डेली लाइफ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। ठीक है, इस तरह से हम छोटी छोटी कैलकुलेशन आराम से कर लेंगे, और इतना ही सिंपल है। एक बार ये लिखना आ गया तो इसके आगे सब यूनिटरी मेथड है। जैसे कहते हैं ना कि क्या नाम है, ये कला है बाकी सब विज्ञान है, तो यहाँ पर यही कला है। ये अगर आपने स्टोइकोमेट्री एक बार लिख ली, मोल वाली, मास वाली या वॉल्यूम वाली, तो आगे आप बड़े आराम से प्रॉब्लम कर ले जाओगे। अब ना अगला वाला प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करके कमेंट्स में बताना क्या आंसर आ रहा है। और कोई भी आराम को ये नहीं करेगा कि क्वेश्चन को चैट जीपीटी वाला उसका सोल्यूशन आया वहां से कॉपी पेस्ट करके आपने यहाँ पर कमेंट में डाल दिया शो ऑफ करने के लिए। खुद से करना भाई, आपको खुद से करना है ये प्रॉब्लम। 3.2 ग्राम मीथेन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन गैस के साथ, ठीक है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा। रिएक्शन कौन सी है वो आपको दे रखी है, और आपको ये फाइंड करना है कि मास ऑफ ऑक्सीजन कितना नीडेड होगा कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। ठीक है, ये आप अपने आप से रिएक्शन को प्रॉपर्ली लिखना, सॉल्व करके कमेंट्स में बताना, ताकि मेरे को कंफर्म हो जाए कितनी जनता ने ये कर लिया है। ठीक है, बाकी अब एक और इस टॉपिक के एक छोटे से आइडिया के बारे में बात करते हैं, गेलो-साइक्स लॉ। अब यार मुझे उम्मीद है जिन्होंने चैप्टर पढ़ा है स्कूल में या कहीं और समझ में नहीं आया है और वो आए रिवाइज करने, तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो गेलो-साइक्स लॉ का आइडिया होगा। और अगर थोड़ा बहुत भी गेलो-साइक्स लॉ का आइडिया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि यार गेलो-साइक्स लॉ जो हमने पहले पढ़ा था, इट वाज नथिंग बट स्टोइकोमेट्री इन वॉल्यूम, जो अभी अभी बताया है वही चीज गेलो-साइक्स लॉ ने बस उस टाइम बता दी थी। उन्होंने बताया था कि यार सेम टेम्परेचर प्रेशर पे जब भी हम रिएक्शन कराएंगे तो जो गैसेस के वॉल्यूम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में होते हैं उनके अमाउंट्स के बीच में होल नंबर का रेशियो रहता है। अरे यार यही बात तो हम लोगों ने स्टोइकोमेट्री में पढ़ी, तो गेलो-साइक्स ने कोई फैंसी बात नहीं बताई है। हाँ, उन्होंने जब बताई थी तब हमें स्टोइकोमेट्री अच्छे से नहीं पता थी, तो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंस है उसकी। लेकिन वो वही बात बता रहे हैं कि जैसे मानो हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करके 2HCl बना रहा है, तो हाइड्रोजन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, क्लोरीन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, और HCl का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। तो इसके मोल वाइज अगर बात करें तो 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके 2 मोल HCl बनाएगा। अगर सब कुछ गैस में है तो टेम्परेचर प्रेशर अगर कांस्टेंट है, टेम्परेचर प्रेशर अगर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम मोल के रेशियो में रहती है। तो अगर यहां पर मोल का रेशियो 1:1:2 आ रहा है, यहां पर हाइड्रोजन क्लोरीन और HCl का मोल का रेशियो अगर 1:1:2 आ रहा है, यानी 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल HCl बनाएगा, तो सेम टेम्परेचर प्रेशर पे जो इनके वॉल्यूम होंगे वो भी मोल के रेशियो में रिएक्ट करेंगे।
1 यूनिट वॉल्यूम हाइड्रोजन 1 यूनिट वॉल्यूम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और 2 यूनिट वॉल्यूम HCl बनेगा। तो गेलो-सैक्स लॉ ने कोई नई बात नहीं बताई, जो स्टोइकियोमेट्री में अपन पढ़ते आ रहे हैं, मोल्स का रेशियो वॉल्यूम के ही रेशियो में रहता है अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है किसी भी गैस का, वही बात गेलो-सैक्स लॉ ने बताई थी। और इतना ही है गेलो-सैक्स लॉ कि यार ये जो रेशियो आएगा होल नंबर में आएगा, देखो इंटीजर में तो आएगा, क्योंकि आप जो भी बैलेंस वाला नंबर पीछे लिखते हो ये हमेशा इंटीजर में आता है। तो इतनी सी चीज है गेलो-सैक्स लॉ में, इससे ज्यादा कुछ फैंसी नहीं है। जो हमने पढ़ा है स्टोइकियोमेट्री में वही है गेलो-सैक्स लॉ, और इसीलिए मैं आपको गेलो-सैक्स लॉ सबसे लास्ट में बताता हूं, जबकि बहुत सारी बुक्स के अंदर जो हमारी स्टैंडर्ड है, सेलिना पब्लिकेशन है या इसमें गेलो-सैक्स लॉ सबसे पहले बताया जाता है। और कई बार बच्चे ना उसको सही से प्रोसेस ही नहीं कर पाते कि यार है क्या चीज। अरे वो एग्जैक्टली स्टोइकियोमेट्री है मेरे भाई, जो आपने पढ़ी है। ठीक है, बस इतना ही है गेलो-सैक्स लॉ। अब जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 200 ml ऑफ एसिटिलीन एंड व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। अब ये गेलो-सैक्स लॉ से सॉल्व होगा। अब कहने को गेलो-सैक्स लॉ से सॉल्व हो रहा है, पर मेरे भाई है ये दरअसल में स्टोइकियोमेट्री ही। कैसे? हमें यहां पर बोला है एसिटिलीन को बर्न करना है ऑक्सीजन के साथ, तो एसिटिलीन का फॉर्मूला आपको दिया है, C2H2 दिखाई दिया, एक हाइड्रोकार्बन है। और कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है तो मैंने आपको बताया दो ही प्रोडक्ट बनेंगे, कार्बन सारा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन सारा वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसे बैलेंस करते हैं तो नोटिस करो कार्बन यहाँ पे 2 बार आया है, यहाँ पर 1 बार आया है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन 2 बार आया है, ऑलरेडी हाइड्रोजन 2 बार आ चुका है, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं तो 2 2 जा 4 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में है और 1 ऑक्सीजन क्या नाम है वाटर में है। तो हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे 5 ऑक्सीजन है, बट रिएक्टेंट साइड पे 2 ही ऑक्सीजन है। अब यार 2 में क्या मल्टीप्लाई करे कि 5 आ जाए, क्योंकि हमें तो यहां पर भी 5 बनाने ना ऑक्सीजन, अगर यहाँ 5 ऑक्सीजन है तो यहाँ भी 5 बनाने पड़ेंगे। तो सोचो 2 में क्या मल्टीप्लाई करे कि 5 आ जाए। अरे तो अपने को पता है यार 2 में 5/2 मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल 5 आ जाएगा। यानी यहाँ पर 5/2 मल्टीप्लाई करना है तो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। अरे सर ये क्या कर रहे हैं, इतनी बड़ी गलती, हमारे सर ने तो बताया, हमारी मैम ने तो बताया कि अरे यहाँ पर 5/2 ऐसा फ्रैक्शन नंबर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, रिएक्शन बैलेंस नहीं मानी जाएगी, ये सब इंटीजर में होना चाहिए। अच्छा इंटीजर में होना चाहिए, तो अभी बना देते हैं इंटीजर। कैसे बनेगा इंटीजर? अबे बड़े आराम से बनेगा भाई। तुम देखो ये ना शॉर्ट ट्रिक होती है, तुम्हें फ्रैक्शन में अगर बैलेंस करना आता है कर दो, बट क्योंकि स्कूल में हमें बताया जाता है 10 क्लास तक कि भैया मेरे यहाँ पर फ्रैक्शन ही नहीं आ सकता, यहाँ पे इंटीजर ही लाना है, तो ये जो अपॉन में 2 आया है ना, इससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लो आ गया इंटीजर। फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 की जगह 4 आ जाएगा, क्योंकि पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई भी चेंज लाओगे तो पूरी इक्वेशन लाना पड़ेगा। फिर यहां से 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ 2 आ जाएगा। पर चेक करो रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये है रिएक्शन को बैलेंस करने की निंजा टेक्निक, कि फ्रैक्शन का इस्तेमाल कर लो, बाद में वो डिवाइड में जो भी आया वो हटा दो। तो यार देखो 4 कार्बन 2 दूनी 4 हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हाइड्रोजन 5 दूनी 10 ऑक्सीजन, तो 4 दूनी 8 2 10 ऑक्सीजन, तो एवरी एटम इज बैलेंस। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि भैया हमारे पास 200 ml यानी वॉल्यूम की यूनिट दे रखी है, 200 ml एसिटिलीन है, तो बताओ ऑक्सीजन कितना लगेगा सेम कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, और बताना है कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अरे यार तो अब तो ये तो करना आता है भाई स्टोइकियोमेट्री से। इस स्टोइकियोमेट्री के लिए हम पहले वॉल्यूम वाली स्टोइकियोमेट्री तो लिख लें, और वॉल्यूम वाली लिखेंगे मोल वाली नहीं। बट हमने अभी क्या समझा, चाहे गेलो-सैक्स लॉ लगाओ चाहे स्टोइकियोमेट्री लगाओ, कि किसी भी गैस वाली रिएक्शन में किसी भी गैस के रिएक्टेंट के पीछे जो नंबर लिखा होता है, जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, गैस उतने ही वॉल्यूम में रिएक्ट करती है। और यहां पर वॉल्यूम की यूनिट ml दे रखी है, तो तुम यहां पर सीधे ml लिख सकते हो। आप ऐसे लिख सकते हो कि 2 ml एसिटिलीन अगर रिएक्ट करेगा 5 ml ऑक्सीजन के साथ तो 4 ml CO2 बनेगा एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अब हमें इनके अमाउंट्स के बीच में रिलेशन मिल गया, तो अब यूनिटरी मेथड लगा दो, आंसर आ जाएगा। भैया यूनिटरी मेथड क्या लगेगा, पहले स्टैंडर्ड डेटा लिखो। हमें एसिटिलीन का डेटा दिया है, ऑक्सीजन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेटा क्या है? स्टैंडर्ड डेटा कह रहा है कि 2 ml एसिटिलीन रिएक्ट करके बनाता है 5 ml ऑक्सीजन। तो 200 ml के लिए निकालना है तो पहले 1 के लिए निकाल लो। तो 1 ml एसिटिलीन रिएक्ट होके क्या बनाएगा, 5/5/2 ml ऑक्सीजन। और अपने पास कितना है 200 ml, तो 200 ml के लिए कितना हो जाएगा 5/2 × 200। सॉल्व करा 100 आया, कितना बना 500 ml बना। यानी इस रिएक्शन में हमारे पास O2 कितना रिक्वायर्ड होगा, 500 ml रिक्वायर्ड होगा। ये आ गया हमारा आंसर नंबर 1।
अब आंसर नंबर 2 निकाले। अब आंसर नंबर 2 में हमसे ये पूछा गया है 200 ml एसिटिलीन को रिएक्ट करने के लिए रिएक्ट करने पर कितना CO2 बनेगा। आ जाओ, तो पहले स्टैंडर्ड डेटा एसिटिलीन और CO2 का लिखेंगे। और नोटिस करना, यहां पर वॉल्यूम यूनिट ml दी थी तो मैंने यहां ml ले ली, यहां सेंटीमीटर क्यूब देते तो मैं यहां सब जगह सेंटीमीटर क्यूब लिखता, यहां लीटर देते तो मैं यहां सब जगह लीटर लेता। इसीलिए यहां पर वॉल्यूम लिखा है कि आपको जो भी क्वेश्चन में वॉल्यूम यूनिट दी जाए आप वो रख सकते हो, वो यहां पर बड़े आराम से यूज हो जाएगी, बशर्ते सिर्फ गैस हमारे पास दी हो और हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए। तो यहां पर 2 ml एसिटिलीन रिएक्ट करके दे रहा है 4 ml CO2। फिर से मैं शाहरुख खान बनने जा रहा था। 1 ml एसिटिलीन कितना देगा 4/2 ml CO2 विच विल बी 2। तो अपने पास 200 ml है, तो 200 ml कितना देगा 2 × 200 ml CO2, तो आ जाएगा 400 ml CO2। ये अपना आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? इस तरह से हम लोग ये प्रॉब्लम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखना, गेल-लुसाक्स लॉ कोई नया फैंसी लॉ नहीं है, वो बस स्टोइकियोमेट्री है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, और जो आपने स्टोइकियोमेट्री में पढ़ा है वही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है मेरे बच्चे एवोगैड्रोस लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है ये भी। तो एवोगैड्रो लॉ ये बात बोलता है कि अगर कभी भी हम टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट रखें और गैस का अमाउंट भी कांस्टेंट कर दें, तो जरा समझना, हमने पढ़ा था प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और मोल्स वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर हमने प्रेशर कांस्टेंट करा तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दिया तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को कांस्टेंट करते थे तो वॉल्यूम मोल के ऊपर डिपेंड करता था, मोल बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मोल घटाओगे तो वॉल्यूम घटेगा। अरे तो अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो सेम नंबर ऑफ मोल अगर गैस लोगे तो उसका वॉल्यूम भी क्या आएगा, सेम ही तो आएगा। भाई मान लो आपने प्रेशर और टेम्परेचर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तीनों का सेम कर दिया और तीनों के मोल 5-5 ले लिए। अरे तो प्रेशर टेम्परेचर अगर सेम है तो इनकी वजह से वॉल्यूम डिस्टर्ब नहीं होगा, तो वॉल्यूम अब मोल की वजह से डिस्टर्ब हो सकता है। तीनों के मोल भी तुमने सेम ले लिए तो तीनों का वॉल्यूम भी तो सेम आएगा। तो यानी अगर आपने गैस के लिए तीनों चीजें फिक्स कर दी तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। यही बात लिखी है कि अगर हमारे पास टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है तो सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अगर लोगे या सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस लोगे तो उन सबका वॉल्यूम भी क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमने क्या ये क्या लिया है, मॉलिक्यूल ऑफ NH3 इज मेड अप ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन 3 एटम। ये एग्जांपल ही कुछ गड़बड़ सा लिख गया है। ठीक है, यहां पर कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो हमने टेम्परेचर प्रेशर हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस और अमोनिया गैस तीनों का सेम ले लिया, और अगर मैंने हाइड्रोजन के 5 मोल लिए और हाइड्रोजन का 5 मोल पर जो वॉल्यूम आ रहा है वो 15 लीटर आ रहा है, तो नाइट्रोजन का भी 5 मोल पर जो वॉल्यूम आएगा वो 15 ही लीटर आएगा और अमोनिया का भी 5 मोल का जो वॉल्यूम आएगा वो 15 लीटर ही आएगा। यानी फिक्स टेम्परेचर प्रेशर पे अगर मोल कांस्टेंट हैं तो जितने जो किसी पर्टिकुलर एक गैस का गिवन मोल का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही बाकी सारी गैसेस का भी होगा। यही बात बताता है एवोगैड्रो का लॉ। सेम नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस विल हैव सेम नंबर ऑफ वॉल्यूम बशर्ते गैसेस का टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट हो। अब इसी से एक आइडिया बनता है एसटीपी कंडीशन का आइडिया, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये एसटीपी कंडीशन। हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है, यहाँ पे टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन और प्रेशर होता है 1 atm। अब सुनना, एसटीपी कंडीशन पर 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस विल हैव 22.4 लीटर वॉल्यूम। क्यों? तो पहली बात कि यार टेम्परेचर प्रेशर अगर सेम है तो फिक्स नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस हमेशा सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, डजंट मैटर गैस कौन सी है। कि 1 मोल ऑफ एनी गैस लिखा है, यानी अगर मान लो मैंने एसटीपी कंडीशन पर हाइड्रोजन गैस का 1 मोल लिया तो हाइड्रोजन गैस का 1 मोल भी 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। एसटीपी कंडीशन पर मैंने नाइट्रोजन 1 मोल लिया तो नाइट्रोजन अगर 1 मोल लिया तो भी नाइट्रोजन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अगर मैंने अमोनिया 1 मोल ली एसटीपी कंडीशन पर तो भी उसका वॉल्यूम 20.4 लीटर आएगा। वाटर लिया 1 एसटीपी कंडीशन पर गैस फॉर्म में तो उसका भी वॉल्यूम 20.4 लीटर आएगा। CO2 ली, कोई भी गैस अगर मैंने 1 मोल ले ली एसटीपी कंडीशन पर सबका वॉल्यूम 20.4 लीटर आएगा, क्योंकि एवोगैड्रो लॉ यही बोलता है टेम्परेचर प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो सेम नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम भी सेम आएगा। यानी इसका मतलब है मोल अगर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। हाँ,
और यहीं से एक फॉर्मूला बनकर आता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस अगर हमें एसटीपी पर निकालना है तो वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इनटू 22.4 लीटर के बराबर आता है, जो हमने मोल कॉन्सेप्ट के पहले वाले वर्जन में पढ़ा था, मतलब पहले वाले पार्ट में पढ़ा था। तो वो चीज कहां से आई है? एवोगाड्रो लॉ से ही आई है। तो ये है हमारा एवोगाड्रोस लॉ, जो आई गेस आपको बड़े आराम से समझ में आ गया होगा। अब इस फॉर्मूले का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज करते हैं हम। इस फॉर्मूले में देखो दो चीजें आपस में रिलेट हो रही हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस एसटीपी कंडीशन पर मोल ऑफ गैस के साथ रिलेट हो रहा है, तो मोल ऑफ गैस पता है तो वॉल्यूम ऑफ गैस निकल आएगा एसटीपी कंडीशन पर 20.4 लीटर से मल्टीप्लाई करके। वॉल्यूम ऑफ गैस पता है तो हम मोल्स ऑफ गैस निकाल सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। और याद रखना कि एक बार हमें मोल्स ऑफ गैस मिल गया तो मोल्स ऑफ गैस से हम बाकी बहुत सारी चीजें भी निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि हमारे पास सेम कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर की है, हमारे पास 2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छा, टेम्परेचर प्रेशर अपने पास फिक्स है, ठीक है। 2 लीटर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, 3 लीटर हमारे पास क्लोरीन है, 5 लीटर हमारे पास हाइड्रोजन है। तो देखो अब सेम टेम्परेचर प्रेशर पे अलग अलग गैसेस के वॉल्यूम अलग अलग हैं। 4 लीटर अपने पास नाइट्रोजन है और 1 लीटर अपने पास सल्फर डाइऑक्साइड है। कह रहा है इन विच गैस सैंपल विल देयर बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किसमें होंगे? तो यार टेम्परेचर और प्रेशर अगर फिक्स होता है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के, यानी जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स किसमें सबसे ज्यादा हैं? इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो अगर इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ मोल्स हैं तो इसी का क्या आएगा? हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आएगा। और लीस्ट के बारे में अगर बात करें तो एवोगाड्रो लॉ कहता है टेम्परेचर प्रेशर अगर फिक्स है तो वॉल्यूम जिसका ज्यादा होगा उसी के मोल ज्यादा होंगे, या मोल जिसके ज्यादा होंगे उसी का वॉल्यूम ज्यादा आएगा। तो हमें लीस्ट चाहिए, तो लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके आएंगे जिसके मोल्स, जिसका वॉल्यूम सबसे कम है। तो सबसे कम इसका वॉल्यूम है, तो सबसे कम अगर इसका वॉल्यूम था, ग्रेटेस्ट इसका था, तो ग्रेटेस्ट मॉलिक्यूल इसके थे। लीस्ट अगर इसका वॉल्यूम है तो लीस्ट इसके मॉलिक्यूल आएंगे, SO2। इस तरह से हम एवोगाड्रो लॉ लगा सकते हैं। अब जरा समझना, ना तो 4 लीटर नाइट्रोजन हमने देखी, ना 1 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड, ना 5 लीटर हाइड्रोजन, ना तुमने देखी ना मैंने, बट फिर भी हमने थ्योरी में जो चीजें पढ़ी उसकी हेल्प से बड़े आराम से पता कर लिया कि अगर टेम्परेचर प्रेशर फिक्स है तो किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मुझे मोल ग्रेटेस्ट या लीस्ट निकालने हैं तो उसके लिए मुझे सेम टेम्परेचर प्रेशर पे बस ग्रेटेस्ट वॉल्यूम और लीस्ट वॉल्यूम देखना है। ग्रेटेस्ट वॉल्यूम का नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल ज्यादा आएगा और लीस्ट वाले का लीस्ट आएगा। इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होनी थी। तो यहाँ पर ये पूरा टॉपिक आपका खत्म हो गया है। आई होप ये सारी चीजें मैं आपको 2 वीडियोस में बड़े अच्छे से समझा पाया हूँ। मैंने इसलिए थोड़ा सा लेंदी करा ये वीडियो, मैं चाहता तो एक सवा घंटे में बड़े आराम से खत्म कर सकता था, बट 1 सवा घंटे में आप भी समझ रहे हो कि चीजें खत्म करने में ना आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत सारी चीजें आप पकड़ लोगे, समझ जाओगे। एज अ टीचर मैं तो समझा दूंगा, बट बहुत सारे की पॉइंट्स मेरे को क्या करने पड़ेंगे, मिस करने पड़ेंगे, या थोड़ा जल्दी कवर करना पड़ेगा। इस चक्कर में जो नॉलेज आपको लेनी होती है वो मिस हो जाती है। इसलिए मैं एडवाइस करता हूं कि भले चाहे आपको, अगर देखो कोई टॉपिक अगर आपको आ गया और मेयरली रिवाइज करना है तो बिंदास सबसे फास्ट 1 शॉट से आप कवर कर लो उसको, आपको सब चीजें रिकॉल हो जाएंगी। बट अगर आप पढ़ने के लिए, दोबारा सीखने के लिए उसे कर रहे हो तो थोड़ा सा लेंदी वाला वर्जन ऑप्ट करो, वो तुम्हारे लिए हमेशा एडवांटेज रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक लेचम के पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो, जो भी डाउट्स आते रहे हमारे साथ डिस्कस करते रहो। सी यू नेक्स्ट क्लास, बाय बाय एवरीवन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू नेक्स्ट क्लास।